कहते कि भारत हमें गंगा नदी का पानी नहीं देना चाहता, मगर वो ना दे तो भी हमें कोई फिक्र नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बांग्लादेश रेगिस्तान बन जाएगा, तब भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि इस्लाम तो पैदा ही रेगिस्तान में हुआ था। अब देखिए मतलब कितनी मूर्खों वाली बात है। जिस दिन रेगिस्तान बन गया बांग्लादेश, उस दिन पूरा भूगोल ही गलत सिद्ध हो जाएगा। भूगोल कहता है कि पूरब में वर्षा बढ़ सकती है और पश्चिम में जाकर घटती है, तो कैसे फिर वो रेगिस्तान बन जाएगा। लेकिन ये बात आम जनता को नहीं पता है, इसलिए आम जनता की मूर्खता का, अज्ञानता का फायदा उठाते हैं ये लोग। इसलिए प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है। भले ही आप परीक्षा के लिए ना पढ़ें, आप किसी नौकरी के लिए ना पढ़ें, आप ज्ञान के लिए पढ़ें, ताकि आपको कोई मूर्ख ना बना सके इसे कि रेगिस्तान भी बन गया तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि पैदा ही रेगिस्तान में हुआ था इस्लाम। हो ही नहीं सकता, भूगोल गलत हो जाएगा। जयतु भारतम। तो बंधुओं, यूपीएससी सीएससी मेंस में कुछ और कंफर्म हो या ना हो, इतना जरूर कंफर्म रहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन के 4 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर भी कंफर्म रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 19 एंड 20, 9वां, 10वां, 19वां और 20वां क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का ही होता है। और इतना सरल होता है कि आप, अगर आपको पूरी जानकारी है तो आसानी से वो आप लिख सकते हैं। इसलिए जो श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, आज सबसे पहले इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के हालात जो 6 महीने से हैं, 5 अगस्त से ही जब शेख हसीना वहाँ से भारत आई, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, तो आप सब जानते हैं वो स्थिति। दूसरी बात ये कि आज 7 मार्च, आज के दिन दोनों देशों में वार्तालाप हो रहा है ज्वाइंट रिवर कमीशन के अंतर्गत। ज्वाइंट रिवर कमीशन जो 1972 में गठित हुआ था, बांग्लादेश और भारत के बीच साझा होने वाली 54 जो नदियां हैं, उन नदियों के पानी का बंटवारा कैसे होगा, इसके लिए इस कमीशन का गठन हुआ था। 1996 में एक समझौता हुआ था, गंगा नदी का समझौता। गंगा नदी जिसे बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं, बांग्लादेश नक्शे में आपको दिख रहा होगा ये बांग्लादेश, तो यहाँ पर गंगा नदी आती है तो उसको पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र आती है तो उसको जमुना कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी पद्मा और जमुना जब दोनों यहाँ पर एक साथ मिलती है तो उसको मेघना नदी कहते हैं। तो पद्मा नदी का जो समझौता, या फिर हम अपनी भाषा में गंगा नदी का समझौता कहें, 1996 में हुआ था। 30 सालों के लिए 2026 तक बांग्लादेश में गंगा नदी का प्रवाह बस 4% है, भारत में 83% है। फिर भी हमने आधा आधा हिस्सा किया। HD देवेगौड़ा के सरकार में शेख हसीना वहाँ पर थी, तो हमारे मैत्री संबंध हमारे थे उनसे, तो अच्छे संबंध थे, उनकी सरकार थी, तो वो समझौता हो गया 30 सालों के लिए। 2026 में वो समझौता खत्म होने वाला वो अवधि, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए ये बैठक कर रहे हैं कि इसे और आगे हम बढ़ा दें। अब ना जाने हमें मूर्ख समझते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं, या फिर ये बेशर्म हैं कि इतने भारत विरोधी कदमों को उठाने के बावजूद ये ऐसी उम्मीद रखते हैं कि हम उस गंगा नदी के समझौते को आगे बढ़ाएंगे। ये क्या है, विस्तार से आगे बाद में हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं, बहुत सारी अनोखी और अनजानी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वो तोहफा जिसे भारत ने नहीं लिया और वो नॉर्थ ईस्ट की बर्बादी का कारण बना। बर्बादी तो नहीं कहेंगे, पर जिस तरह से जितनी धीमी विकास गति वहाँ पर है, उन्हें लगता है कि हम उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, और ऐसा होता भी है। उसका कारण वही है, उस समय वो तोहफा हम ले लेते, क्या है आगे बताएंगे। उस समय बस एक इशारा भी करते तो वो मिल जाता है हमें। आज के समय में असंभव है। नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट उससे होता बहुत बढ़िया से, सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं रहती कोई चीन के तरफ से। जो डोकलाम विवाद हुआ, जिसमें भूटान के साथ, भूटान के ढाल बन के भारत खड़ा था चीन के खिलाफ, वो विवाद अभी नहीं होता यदि वो तोहफा मिल गया होता उस समय तो, क्योंकि चीन के पास उस विवाद के लिए कोई कारण ही नहीं बचता। दूसरी बात कि जो तीस्ता नदी जल विवाद है, ये क्या है आगे हम समझेंगे बढ़िया से, बहुत महत्वपूर्ण विषय है तीस्ता नदी जल विवाद। वह अभी नहीं होता यदि वो तोहफा मिल गया होता तो उसे तो हम समझेंगे। उसके साथ एक और बात, इमरजेंसी भारत में 1975 में लगी थी, 25 जून में इंदिरा गांधी ने लगाया, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि उससे 5 महीने पहले 25 जनवरी को ही शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश में इमरजेंसी लगाई थी। वो देश जिसकी बुनियाद ही लोकतंत्र पर रखी गई हो, वहाँ पर
उसी देश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले मुजीबुर रहमान इमरजेंसी लगाते हैं, वन पार्टी सिस्टम लगा देते हैं और स्वयं को आगे 5 सालों के लिए राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। ये एक बहुत ही विरोध का कारण मिला जमायत इस्लामी के लिए और विरोध की आग भड़की। जमायत इस्लामी क्या है सब बताएंगे। और वो दिन आया 15 अगस्त का जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिया गया। वहीं की फौज ने ऐसा किया, 17 लोगों की मौत, और यहाँ तक कि उन्होंने 4 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। शेख हसीना और उनकी बहन मतलब मुजीबुर रहमान की 2 बेटियां बच गईं क्योंकि ये जर्मनी में थी। शेख हसीना के पति फिजिक्स के प्रोफेसर वहाँ पर थे। फिर आगे 6 सालों तक भारत में शरण लेकर रहीं। दिल्ली की सबसे VIP जगह मेरिंडा हाउस में इन्हें रखा गया। तो वो सब बातें होंगी। तीस्ता नदी का जल विवाद समझेंगे, गंगा नदी का समझौता समझेंगे, बांग्लादेश की भौगोलिक महत्वता को हम देखेंगे, महत्ता को देखेंगे, आर्थिक संबंध जो हैं वो कैसे हैं। जैसे आपको बता दें कि $15 बिलियन का व्यापार होता है बांग्लादेश से, $15 बिलियन का, $15 बिलियन का। इसमें भारत को बहुत फायदा है कि 12-13 बिलियन करीब तो भारत ही यहाँ से निर्यात करता है बांग्लादेश में, $12 बिलियन करीब। और बांग्लादेश भारत को बस $2-3 बिलियन का सामान भेजता है। तो इंपोर्ट हम बहुत कम करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं बांग्लादेश को। और यहाँ तक कि पूरे साउथ एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में यदि सबसे ज़्यादा हमारा कोई बायलैटरल हमारा ट्रेड चलता है, द्विपक्षीय व्यापार जो चलता है हमारा, वो बांग्लादेश के साथ चलता है। सबसे ज़्यादा व्यापार हम बांग्लादेश से ही करते हैं और सबसे ज़्यादा मुनाफा यही होता है साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में। तो वह भी है। इसकी भौगोलिक महत्ता को भी देखेंगे, आर्थिक भी देखेंगे, सामरिक राजनीतिक ये पक्ष भी देखेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो आप देखिए नक्शे में, आप देखिए जब 1947 में विभाजन किया अंग्रेजों ने, तो किस प्रकार से माउंटबेटन ने किया। आप देखिएगा भारत यहाँ है, इधर ये पाकिस्तान, इधर ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और इधर ये ईस्ट पाकिस्तान, माने दोनों बगल पाकिस्तान, बीच में भारत। और फिर इधर देखिए, इधर भारत है, इधर भारत है, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका। तो दोनों बगल भारत और बीच में पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान ही था, बाद में तो बांग्लादेश हुआ। तो इस तरह से इन्होंने ऐसा काम किया कि या पाकिस्तान का तो मुख्य भाग यही हुआ करता था, सबसे बड़ा इलाका। इसे यदि कोई मदद यहाँ पहुँचाना है, हालांकि ये वैसा ख्याल भी नहीं रखते थे, या फिर कोई यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य करना है, कुछ भी करना है, तो भारत को पार करके जाना होगा। भारत को यदि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करना है, यहाँ पर कुछ कार्य करना है, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट चलाना है, तो फिर बीच में पाकिस्तान ही है। हालांकि ये छोटा सा कॉरिडोर, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जगह है सिलीगुड़ी, इस छोटे से गलियारे में, तो सिलीगुड़ी के नाम पर इसका, इस कॉरिडोर का नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ा, गलियारा। बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला गलियारा है। यहाँ पर आप देखेंगे इसे चिकन नेक हम बोलते हैं। जैसे मुर्गी का गर्दन होता है ना, तो गर्दन कितना पतला होता है और मुंडी उसका देखेंगे तो वैसे एकदम उसी प्रकार से, इसे चिकन नेक हम बोलते हैं। तो इतना पतला रास्ता है। हाँ, अब आपको यदि मान लीजिए कोई सामान यहाँ कोलकाता से अगर आपको अगरतला पहुँचाना हो, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कोई सामान पहुँचाना हो, तो आप यहाँ से चलते 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 जाएंगे और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पार करेंगे, इतना पतला, और फिर ऐसे घूम के यहाँ पर आएंगे अगरतला। दूरी पड़ जाती है पूरी 1800 किलोमीटर। कितनी दूरी? 1800 किलोमीटर। और यही यदि हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चले जाते हैं बांग्लादेश से होकर, पहले तो संभव नहीं था, पर बांग्लादेश आज़ाद हो गया तब तो संभव था, क्योंकि हमने ही उसकी आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से यदि हम डायरेक्ट चले जाते हैं, यदि हमें पारगमन मार्ग मिल जाता बांग्लादेश से, ट्रांजिट रूट जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं, तो ये दूरी बस 350 किलोमीटर की रहती। 350 किलोमीटर में हम पहुँच जाते हैं और रास्ता भी हमें बड़ा सीधा साफ मिलता। यहाँ पर एक तो
इतना पतला रास्ता, ऊपर से पहाड़ी इलाका, ये विड्थ इसकी बस जो है कि चौड़ाई 20 किलोमीटर की है। दूसरा बात आप देखिएगा, यदि ये पतला सा हिस्सा, यदि इस पर किसी ने अधिकार कर लिया, किसी ने क्या, चाइना का ही, चीन का ही जो है कि ऐसे विचार चीन के ही हो सकते हैं, तो यदि चीन ने किसी प्रकार से बांग्लादेश से मिलकर, क्योंकि अभी तो वैसा माहौल है, चीन से करीबी बढ़ रही है बांग्लादेश की, पाकिस्तान से भी बढ़ रही है, पाकिस्तान को मोंगला पोर्ट दे दिया, मोंगला पोर्ट दे दिया यहाँ पर, मतलब यूज के लिए, दे नहीं दिया, दान नहीं कर दिया, यूज के लिए। तो यदि इसको काट दिया गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट से हमारी कनेक्टिविटी पूरी खत्म हो जाएगी। तो एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में भी ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये चिकन नेक हमारे लिए बना रहता है। चीन ने डोकलाम में जो भी चीन अपनी भूमिका में था, जो भी कर रहा था वहाँ पे अतिक्रमण कहें, वो किस लिए, क्योंकि वो सीधे सीधे यहाँ से डोकलाम से नज़र रखना चाहता था सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। पहाड़ी इलाका, ऊंचाई वाला इलाका, वहाँ से नज़र आराम से रख सकता है। कभी किसी भी प्रकार से करके हम इसको काट दें कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी कट जाए भारत की, और फिर जो अरुणाचल प्रदेश, जिसको ये चीन वाले पूर्वी तिब्बत बोलते हैं, उसको ये हथिया सकें। अपना इलाका कहते हैं अरुणाचल को, अरुणाचल प्रदेश को। तो इनका ये शुरू से इनके ख्यालात ऐसे हैं। तो भारत ने भूटान की मदद की उस समय, भूटान के लिए खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें उसका हित निहित था। वो जहाँ भारत, हम जानते थे कि यदि यहाँ तक चीन आ गया तो फिर हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन यदि ये ट्रांजिट रूट होता तो हमें इसका भी डर उतना कोई नहीं होता, इस पर निर्भरता हमारी कम रहती। कोई भी डेवलपमेंट करना है, कोई भी किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम, आप एग्जाम्पल लीजिए, अभी निर्माण 2018 में जाके पूरा हुआ, तो 25 दिसंबर 2018, 2019 मान लीजिए, बोगीबिल ब्रिज का, बोगीबिल, हाँ बोगीबिल ही ना, बोगीबिल ब्रिज पुल, तो उस पुल के निर्माण में 17 साल लग गए। 2002 से काम चल रहा था, 2019 आ गया, और सैंक्शन हुआ था वो 1985 में प्रोजेक्ट, और काम शुरू हुआ कब? 2002 में। 17 साल काम शुरू होने में लग गया और 17 साल काम पूरा होने में लग गया। क्यों? यही कारण है, 1800 किलोमीटर की दूरी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो पहाड़ी इलाका है, घुमावदार बहुत रास्ता है, और हाईवे छोटे छोटे, तो बड़ी बड़ी ट्रकें वहाँ पर, जैसे एक्सप्रेसवे में, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे में चलती रहती हैं, 36 पहिए की ट्रक, 72 पहिए की ट्रक वैसे चल नहीं सकती, छोटी छोटी गाड़ियाँ जाएंगी। और भी कई सारे यहाँ पर उग्रवाद की समस्या, बहुत सारी समस्याएं जो है कि उस समय 2002 में जब काम शुरू हुआ, 2001 में यहाँ पर भारत विरोधी सरकार थी, खालिदा जिया की, इसे हम आगे अभी बढ़िया से विस्तार से समझेंगे। तो उग्रवादियों को, नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों को ये सीधे शरण दिया करते थे बांग्लादेश में, वो खतरा बनते थे, उनसे बहुत भय था लोगों को, वो काम हो नहीं पाता था। 2007 से तो काम बढ़िया से शुरू हुआ, 2008 में जो है कि शेख हसीना की सरकार आई, उसके बाद से तो काम अच्छे से शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने उल्फा, जो वहाँ का आतंकवादी संगठन था उग्रवाद का, उस पर बैन लगा दिया शेख हसीना ने पूरी तरह से। तो ये यदि ट्रांजिट रूट हमें पारगमन मार्ग मिल जाता तो हमें हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होती, नॉर्थ ईस्ट का विकास भी बहुत जल्दी होता, तीव्र होता। बस 350 किलोमीटर दूरी और एकदम बढ़िया रास्ता। दूसरी बात ये, चीन कैसे कभी सोचता है नहीं, क्योंकि भैया डोकलाम विवाद भी फिर नहीं होता, क्योंकि चीन जो है कि उसको क्या मतलब है, डोकलाम विवाद का मतलब इसीलिए था कि हम इस कनेक्टिविटी को काट सकें। लेकिन जब देखता कि इस पर इतनी निर्भरता है नहीं, ऐसे ही भारत जा सकता है, यहाँ पहुँच सकता है, तो फिर इसकी उम्मीदें कम होती। तो यही वो तोहफा मिल सकता था उस समय ट्रांजिट रूट का। जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली, हमारी ये भूमिका थी, तो हम उस समय इशारा भी करते तो हमें ये ट्रांजिट रूट, पारगमन मार्ग मिल जाता आसानी से।
लेकिन हमने केवल उस समय दिया, कुछ लिया नहीं। ये लेना जरूरी था। कई लोग कहते हैं कि बांग्लादेश को ही पूरा मिला लिए रहते भारत में, ये संभव नहीं था और ऐसा करना अनैतिक भी होता। बांग्लादेश की जनता ने मुजीबुर रहमान को चुना था, वो एक अपना आज़ाद देश बनाना चाहते थे, हमने उनकी मदद की, इसलिए बांग्लादेश की आम जनता के अंदर भी हमारी एक मित्रता जैसी एक छवि उभरी। और जब भी जहाँ भी उस समय भारतीय फौज उतर रही थी, एकदम सम्मान के लिए खड़े थे बांग्लादेशी, खुशियों से एकदम झूम उठते थे मुक्ति वाहिनी की सहायता के लिए। जब भी जहाँ भी भारतीय फौज जाती थी तो भावना, एक मैत्री भाव जो उनके अंदर था। अगर ऐसा हम करते कि बांग्लादेश को मिला ही लेते किसी प्रकार, तो वो समझते हैं कि ये तो देवता बन के आया था, लेकिन देवता के वेश में दानव था, तो ऐसा करना उचित नहीं था। ऐसा कई लोग कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि ऐसा ये काम उचित नहीं था। पर हाँ, ट्रांजिट रूट तो हम ले सकते थे। भैया हमें बहुत दुविधा होती है, 1947 से ये बहुत दुविधा हो रही है, नॉर्थ ईस्ट का विकास हो नहीं सका है, आप ट्रांजिट रूट दे दो हमें, जो है कि हम विकास करेंगे, सड़क हम बनवा देंगे, आपको टोल भी देंगे, टैक्स भी देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा उस समय हुआ नहीं। और बाद में हमने जब मांगना शुरू किया, शेख हसीना की सरकार आई, तो शेख हसीना तो एक बार के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तिस्ता नदी में आधा हिस्सा चाहिए, तिस्ता नदी के पानी में आधा हिस्सा चाहिए। अब ये तिस्ता नदी जल विवाद क्या है आप समझेंगे। तिस्ता नदी, जी हमने बताया जीआरसी ज्वाइंट रिवर कमीशन का गठन 1972 में हुआ था। 1983 में इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पर तिस्ता नदी के पानी का हिस्सा बांग्लादेश और भारत में किस प्रकार हुआ। बांग्लादेश को मिला 36% पानी और भारत को मिला 39% पानी। 25% जो पानी बचा वो फ्री फ्लो के लिए बचा, प्रवाह के लिए, उसके स्वतंत्र प्रवाह के लिए, क्योंकि यदि हम फ्री फ्लो नहीं देते तो फिर बारिश में तो पूरे शहर के शहर डूब जाते बाढ़ में, तो नदियों का फ्री फ्लो ही जरूरी है। 25% फ्री फ्लो के लिए रखा गया, 36-39% ऐसे बंटवारा हुआ 1985 के एंड तक के लिए, 1985 के अंत तक के लिए। लेकिन 1984 में इसको बढ़ा के 37.5% बांग्लादेश के लिए 1984 में, और भारत के लिए 42.5%, और फ्री फ्लो के लिए जो बचा वो बस 20% बचा। ये 1984 में हुआ। लेकिन 1998 में प्रोजेक्ट आया तिस्ता बैराज इरिगेशन प्रोजेक्ट। 1998 में तिस्ता बैराज इरिगेशन प्रोजेक्ट, बैराज इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके तहत बांग्लादेश को भी सुविधा थी, भारत में भी। बांग्लादेश के लिए क्या था कि अब बांग्लादेशी एक साल में 3 फसलें उगा सकते हैं। भारत के लिए क्या था, भारत में जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, इसके उत्तरी हिस्से के लिए, उत्तरी बंगाल के लिए 9,22,000 हेक्टेयर की सिंचाई इस प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी, जिसके लिए 67.70 मेगावाट की हाइड्रो पावर सप्लाई जरूरी है। तो उस समय से कोई फिक्स बंटवारा पानी का नहीं रहा, जिसको जितनी ज़रूरत थी यूज करते थे। पर बांग्लादेश का हमेशा ये दबाव रहा कि दिसंबर से मार्च के समय में बांग्लादेश को पानी की सप्लाई बहुत कम होती है, उसमें बारिश भी वहाँ नहीं होती है अच्छी, पानी की सप्लाई बहुत कम होती है। तो जो तीसरा वो विंटर सीजन में जो उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, उसके लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो दिसंबर से मार्च के लिए भारत हमें आधा पानी दे दे। भारत अपने प्रोजेक्ट के लिए 55% पानी का यूज करने लगा। सब पानी तो हमरे था, हम ही लोग का, भारत का ही था। भारत में प्रवाह जो है कि क्या कहते हैं 80% के करीब है, और 14% प्रवाह उसका जो है कि बांग्लादेश में है, तिस्ता नदी का 14%। गंगा नदी का बस 4% है, तिस्ता नदी का 14%।
तीस्ता नदी का देखिएगा, भारत में 80% प्रवाह है तीस्ता नदी और बांग्लादेश में 14%। और 7.3% जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जो जनता है, आबादी है बांग्लादेश की, वो उनकी आजीविका तीस्ता नदी पर ही निर्भर है। ये एशियन फाउंडेशन 2013 की रिपोर्ट है, एशियन फाउंडेशन 2013। अब कई जगह मिसप्रिंट है, 73% लिख दिया है और कई मूर्खाधिपति उसे सही भी समझ लेते हैं, सत्य भी समझ लेते हैं। एशियन फाउंडेशन 2013 की रिपोर्ट, वो 73% नहीं 7.3% है। 7.3% जनता जो है कि उसकी आजीविका जो है कि तीस्ता नदी पर निर्भर है बांग्लादेश में। 14% इसका प्रभाव होता है बांग्लादेश में। लेकिन फिर भी हमने इतना पानी दिया मैत्री संबंध को देखते हुए। बांग्लादेश को जरूरत भी थी, एक मानवता के भी नाते हमने ये दिया। लेकिन जब हमारी ज़रूरत की बात आई तो या पहले तो अपना देखेंगे, तो बांग्लादेश कहने लगा कि आप 55% पानी का यूज कर रहे हो, हमें बस दिसंबर, आप करो कोई बात नहीं, बस दिसंबर से मार्च के समय जब पावर सप्लाई हमें बहुत कम मिलती है, पानी की सप्लाई बहुत कम होती है, उस समय आप जो है कि हमें आधा पानी दे दो। लेकिन दे देंगे तो फिर हमारे यहाँ कैसे होगा? ऐसा तो नहीं कि हम दिसंबर से मार्च में हमारे यहाँ खेती नहीं होती है। तो ट्रांजिट रूट के लिए यही शेख हसीना ने मांगे। ट्रांजिट रूट ऐसे भी दे देती शेख हसीना, लेकिन वहां पर विरोध होने लगता, बार बार विरोध वहां पे कि भारत के चक्कर में जो है कि हसीना बांग्लादेश को बर्बाद कर रही हैं। तो उन्हें भी कुछ दिखाना कि हमें भी कुछ मिला, इसके बदले ऐसे ही दे नहीं रहे, कुछ ले भी रहे। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा तीस्ता नदी का। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि जो 1984 में हमें मिला था 37.5% और 42%, ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन आप अगले 15 सालों के लिए कर दीजिए। 2011 में प्रस्ताव रखा था। मनमोहन सिंह मान भी गए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने इसका कड़ा विरोध किया। वेस्ट बंगाल में भी इसका विरोध हुआ, सिक्किम में भी इसका विरोध हुआ, क्योंकि तीस्ता नदी सिक्किम से ही निकल के आती है, हिमालय से निकल के सिक्किम से होती हुई वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में जाती है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल में इसका कड़ा विरोध होगा। फिर इसे इन्हें विथड्रॉ करना पड़ा अपने निर्णय को मनमोहन सिंह को 2011 में। उसके बाद कोई समझौता नहीं हो सका और मोदी जी आए तो मोदी जी कर सकते थे काम। मोदी जी क्योंकि पावरफुल पीएम थे, तो वो बिना ममता बनर्जी की अनुमति के भी संविधान के अनुच्छेद 253 का प्रयोग करके आर्टिकल 253 का प्रयोग करके वो जो है कि आर्टिकल 253 कहता है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते का कोई मुद्दा है तो राज्य सूची के भी किसी विषय पर भारत सरकार, संघ सरकार कानून बना सकती है। ये जो पानी का मुद्दा था, रिवर नदियों के पानी का मुद्दा था, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था तो भारत आर्टिकल 253 का प्रयोग करके इस पर कानून बना सकती थी। पावरफुल मोदी जी थे। अभी थोड़ी सीटें कम हो गई हैं, लेकिन पहले तो जो है कि एकदम पूर्ण बहुमत से अकेले पार्टी का था, तो वो कर सकते थे। संवैधानिक रूप से ये मुमकिन था, पर राजनीतिक रूप से मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऐसा करते तो पश्चिम बंगाल में पहले से ही जो है कि ममता बनर्जी ने सुपड़ा साफ करके रखा है, और फिर गड़बड़ हो जाता, जनता की और विरोध कैसे झेलते। अभी किसान आंदोलन झेल ही रहे थे। तो इसलिए ये मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। तो तीस्ता नदी का ये विवाद रहा। हाँ, अब तीस्ता बायोज इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश में जो चल रहा है, इसके और इम्प्रूवमेंट के लिए बात हुई थी पहले शेख हसीना से चीन की कि हम जो है कि आपकी पूरी सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को देखेंगे, जो है कि हम खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो ममता बनर्जी जब 2021 में भारत के दौरे पर आई तो नरेंद्र मोदी ने सीधे साफ स्वरों में कहा कि बात अभी तो हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन यदि करना भी होगा तो पहले आप जो ये चीन को बुला रही हैं, चीन यदि आ जाए तीस्ता बैरेज इरिगेशन प्रोजेक्ट पर, तो यहाँ से दूरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बस 100 किलोमीटर है।
100 किलोमीटर की दूरी बस है। तो वहाँ से पूरी तरह से वो नज़र, और जो आखिरी बात है वहाँ से तो बस 25 किलोमीटर। तो तीस्ता बैराज इरिगेशन प्रोजेक्ट की जो आखिरी बात है बांग्लादेश का, वहाँ से बस सिलीगुड़ी कॉरिडोर बस 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी नज़र होती चीन की वहाँ पे, और इसीलिए वो आ रहा था। डोकलाम में दाल नहीं गला तो यहाँ पर सोचा की वजह। शेख हसीना ने साफ स्वरों में कह दिया कि नहीं, यदि ऐसा कुछ होगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम भारत को ही बुलाएंगे, क्योंकि ये भारत से ही तीस्ता नदी निकल रही है, जो है कि अधिकतर हिस्सा भारत में ही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है कि इन्वेस्टमेंट करना भी होगा तो हम भारत को ही बुलाएंगे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, क्योंकि मोदी जी जानते थे कि वेस्ट बंगाल में बहुत कड़ा विरोध होगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये जो सरकार आई है, अस्थायी सरकार, बिना चुनाव के ही बैठे हुए हैं गद्दी पर। अभी तक कोई चुनाव नहीं कराया, 6 महीने हो गए। तो इन्होंने चीन को निमंत्रण दे दिया कि आप आओ भैया, वहाँ पर जो है कि प्रोजेक्ट में काम करो अपना। और फिर भी हम ये पता ना कितना मूर्ख समझते हैं, पाकिस्तान को मोंगला पोर्ट दे दिया, बंदरगाह, मोंगला बंदरगाह यूज के लिए। इनको इस तीस्ता प्रोजेक्ट में बुला लिया। अभी मतलब गया नहीं है, 2 साल के लिए पूरा एक उसका खाका है, 2 साल का लंबा उस जो है कि ब्लूप्रिंट तैयार किया है चीन ने। उस पर काम करेगा, बढ़िया से देखेगा, तब कुछ निष्कर्ष पर, वो किसी निष्कर्ष पर निकलेगा। तो इतने सब ये भारत विरोधी कदम उठा रहे हैं, और फिर भी सोच रहे हैं कि गंगा नदी के समझौते को हम और आगे बढ़ा दें। आज ही मीटिंग 7 मार्च, वीडियो आपको 8 मार्च तक मिलेगी कल, तब तक कुछ हो सकता है, कुछ रिजल्ट आ जाए इसका। लेकिन हमें नहीं लगता, और होना भी नहीं चाहिए, इस प्रोजेक्ट को आगे, इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। गंगा नदी का समझौता, ये तो तीस्ता नदी का समझौता था। गंगा नदी का समझौता क्या था? 1996 में, 1996 में बांग्लादेश में गंगा नदी का प्रवाह बस 4% है, भारत में 83% है। फिर भी हमने गंगा नदी का आधा हिस्सा बांग्लादेश को दिया। इसका कड़ा विरोध हुआ। उस समय पश्चिम बंगाल में सरकार थी ज्योति बासु की, तो उन्होंने विरोध नहीं किया, मान गई। लेकिन जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा इसकी वजह से कोलकाता बंदरगाह बर्बाद हो गया, और ऐसा सच भी है। क्योंकि हिंद महासागर जो है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी जो है एकदम शांत है, गहराई नहीं है। एक तो पहले से नदी समुद्र गहरा नहीं है, ऊपर से जो गंगा नदी का पानी आ रहा था, गंगा नदी जब मुर्शिदाबाद से निकलती है आगे, तो वही गंगा नदी पश्चिम बंगाल में हुगली कही जाती है, 2 भागों में बंटती है, एक पश्चिम बंगाल एक बांग्लादेश में जाती है। तो पश्चिम बंगाल में जो जाती है वो उसको हुगली कहते हैं, गंगा नदी ही है। तो पश्चिम बंगाल में गई तो हुगली कहा हमने, बांग्लादेश में गई तो पद्मा हो गई। तो गंगा नदी की ही 2 शाखाएं मुर्शिदाबाद से जब आगे बढ़ती है, मुर्शिदाबाद से, तो मुर्शिदाबाद हम आपको पढ़ाए हुए हैं, बंगाल की राजधानी, वो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में आप देखिएगा। तो गंगा नदी हुगली पश्चिम बंगाल में कही जाती है, हुगली नदी, और पद्मा बांग्लादेश में। तो पहले से ही सागर गहरा नहीं था, ऊपर से पद्मा नदी का आधा पानी, गंगा नदी का आधा पानी जो है वो बांग्लादेश को मिल गया। इसके वजह से गहराई और कम हो गई, क्योंकि नदियां तो जाकर सागर में ही मिलती हैं आखिर। तो गहराई और कम हो गई, सिल्टेशन की प्रॉब्लम हो गई कोलकाता पोर्ट में, वहाँ पर गाज जमा होने लगा। और जो है कि आज के समय में स्थिति वैसी नहीं है कोलकाता बंदरगाह की जो पहले हुआ करती थी, उतने ज़्यादा वहाँ पर जहाज वहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो इसका विरोध खड़ा किया, और आज भी कहती हैं, जब भी तीस्ता नदी का मुद्दा आता है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि जो है कि गंगा नदी एक बार समझौता हो गया, वही अभी तक झेल रहे हैं, दूसरा नहीं होने देंगे। यदि हमने दे दिया आधा पानी तीस्ता नदी का, तो फिर हमारा जो है कि 9,22,000 हेक्टेयर का इसका जरूरत है, कैसे पूरा होगा ये हमारा। दूसरा बांग्लादेश कहता है कि जो रंगपुर जो चावल का कटोरा है, उसकी 1 लाख हेक्टेयर भूमि जो है कि अत्यधिक पानी खींचती है, जिससे हमारे लिए पानी की कमी। तो भैया हम लोग का पनीय हम लोग का सब है 80%। अभी तो उतना दे दिए तो दयालुता है हम लोग का।
खैर, तो कहाँ पर थे? हाँ, तो ये गंगा नदी का समझौता 1996 में 30 साल के लिए हुआ था, 2026 में उसी को रिन्यू कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बैठक आज हो रही। अब आगे आते हैं हम, तीस्ता नदी समझा दिए, गंगा नदी का समझौता समझा दिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की महत्ता समझा दिए। हाँ, अब देखिएगा, शेख हसीना ने भारत को बहुत कुछ दिया। ट्रांजिट रूट तो हमें नहीं मिला, पारगमन मार्ग, लेकिन ट्रांजिट रूट न मिलकर भी शेख हसीना के समय में हमें ट्रांजिट रूट मिल गया। कैसे मिल गया? एक तरह से उसे वही कहेंगे हम। 2023 में आपको पता है आखुरा से अगरतला, आखुरा अगरतला रेल लिंक शुरू हुआ। 13 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन था बांग्लादेश से भारत जाने के लिए। पहले से कोलकाता से ढाका तक के लिए ट्रेन चलता था और ढाका से असम जाने के लिए भी ट्रेन चलता था। ढाका से आखुरा के लिए भी रेल लाइन था, बहुत पहले यूज करता था भारत, बीच में बंद हो गया था लंबे समय से। इस रेल लाइन का यूज कोरोना के समय में भारत ने करना शुरू किया, और जब 2023 में आखुरा अगरतला रेल लिंक शुरू हो गया तो सीधे आप अब जो है कि आप जा सकते थे कोलकाता से ढाका, ढाका से आखुरा और आखुरा से अगरतला। रेल से उसमें मालगाड़ियाँ भी चलती थी, तो मालगाड़ी से अपने सामान को आप पहुंचा सकते थे नॉर्थ ईस्ट में। तो एक तरह से ट्रांजिट रूट ना मिलकर भी मिल गया। लेकिन अब तो सरकार जो है कि भारत विरोधी सरकार वहाँ पर है, तो फिर ये संभव नहीं है। दूसरा क्या किया भला काम शेख हसीना ने कि हमें 2023 में ही चिटगोंग, जिसे चटगांव भी बोलते हैं, चट्टोग्राम भी बोलते हैं, चिटगोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट की एक्सेस दे दिया हमें। इसका हम एक्सेस ले, इसका यूज हम कर सकते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान को मोंगला दिया हुआ है। इन दोनों पोर्ट का एक्सेस दे दिया हमें। इन दोनों पोर्टों से हम सामान ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, चिटगोंग और मोंगला। बात 2010 में ही हुई थी, सैंक्शन हुआ 2018 में, यूज भारत ने करना शुरू किया 2023 में। 2023 में इसका यूज शुरू हुआ। तो आप देखिए, कोई भी चीज़ यदि नॉर्थ ईस्ट से हमें एक्सपोर्ट करना होता था, आप चाहें मलेशिया ले जाएं, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से मलेशिया ले जाएं, रेड मार्कर लाओ भैया, हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट से आपको चाहे मलेशिया ले जाना हो, मलेशिया ये आपका मलेशिया, मलेशिया इधर का भी हिस्सा, ये भी मलेशिया ही है, और ये भी मलेशिया का ही हिस्सा है। इधर इंडोनेशिया है, आपको इंडोनेशिया ले जाना हो, कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना हो, तो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट तो लैंड लॉक्ड है, भारत लैंड लॉक्ड नहीं है, तीन ओर से समुद्र है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है, तो पोर्ट तो कोई है नहीं आपके पास। तो आप, भारत का पोर्ट यहाँ पर कोलकाता है, तो आप पहले यहाँ से कोलकाता लेकर आओगे सामान, तब कोलकाता बंदरगाह से जो है कि आप जो है कि कोलकाता बंदरगाह यहाँ से आप जो है कि सामान को एक्सपोर्ट करोगे। और आने में इतनी दुविधा है, आपको पता है, 1800 किलोमीटर का झंझट, उस पर से पहाड़ी इलाका, ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन जब चिटगोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट मिल गया तो बंधुओं आप देखिए, अब हमें कोई भी सामान एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से हम सीधे अगरतला से चले जाएंगे चिटगोंग, और चिटगोंग से सीधे डायरेक्ट हम जो है कि मलेशिया जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, इधर जो है कि आपका थाईलैंड है, ये थाईलैंड है, ये आपका म्यांमार है। तो खैर, तो म्यांमार तो हम तुरंत, हमारा पड़ोसी है, तुरंत जा सकते हैं। थाईलैंड ये है आपका, मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये भी मलेशिया ऊपर वाला। तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से आप जा सकते हैं, हिंद महासागर आपका है पूरा, हिंद महासागर। आपको
यदि असम से कोई सामान एक्सपोर्ट करना है तो असम से आप मोंगला पोर्ट चले जाइए और मोंगला पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दीजिए, या फिर मोंगला पोर्ट आके आप जो है कि यहाँ से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली भी सामान कोई भेजना हो तो भेज सकते हैं, दिल्ली से भी सामान यहाँ पर कुछ भेजना हो तो आप भेज सकते हैं। पूरी कनेक्टिविटी है इन दो पोर्ट की वजह से। अब आप कहेंगे वहाँ पर तो विरोधी सरकार आ गई तो फिर वो पोर्ट पर भी बैन लगा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। शेख हसीना समझदार थी, मोदी जी समझदार थे, इसलिए ऐसा बना कि जिस कंपनी को भी इस पोर्ट का एक्सेस चाहिए उसको लाइसेंस लेना होगा और वो लाइसेंस 5 साल के लिए रहेगा। अब एक बार लाइसेंस ले लिया पैसा देकर तो 5 साल तक कोई हटा नहीं सकता, चाहे कोई भी सरकार रहे चाहे। तो 5 साल के लिए तो एक्सेस है, 5 साल में फिर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा किसने देखा। तो 5 साल तक तो इसका एक्सेस है, तो हमें कोई हटा नहीं सकता। दूसरी बात, भारत को इसकी आशंका थी कि कभी भी सरकार यदि पलट जाए तो हम क्या करेंगे, जो ये कनेक्टिविटी हम अभी यूज कर ले रहे हैं ये न रहे। ऊपर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ पर भी कोई यदि खतरे की स्थिति ऐसी आन पड़े तो नॉर्थ ईस्ट में हम सामान कैसे अपना पहुँचाएंगे, कैसे मदद सैन्य सहायता भी पहुँचाना हो तो कैसे पहुँचाएंगे। तो उसके लिए कालादान प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कालादान प्रोजेक्ट, कालादान प्रोजेक्ट, कालादान प्रोजेक्ट क्या है? इसमें सबसे पहले कोलकाता पोर्ट को कनेक्ट किया गया म्यांमार के सिटवे पोर्ट से। यहां पर है सिटवे पोर्ट, सिटवे SITTWE सिटवे पोर्ट। कोलकाता से हम सीधे जाएंगे सिटवे पोर्ट जहाज लेकर। अब जो हम ट्रक से सामान इधर से ले जाते थे वो 1000 ट्रक का सामान इस एक जहाज पर आ जाए, एक जहाज पर। कोलकाता पोर्ट से हम सिटवे पोर्ट जाएंगे, सिटवे पोर्ट से पलेटवा तक के लिए, जो सिटवे पोर्ट तक की दूरी यहाँ से 539 किलोमीटर, देखिएगा 539 किलोमीटर, और यहाँ से 158 किलोमीटर दूरी पड़ती है पलेटवा, पलेटवा, पलेटवा 158 किलोमीटर की दूरी पर है, 158 किलोमीटर की दूरी। बीच में है कालादान रिवर, कालादान नदी। तो चूंकि कालादान नदी को पार करके हम यहाँ जा रहे हैं इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम कालादान प्रोजेक्ट बना। तो पलेटवा चले गए। अब पलेटवा से जो है कि कलेतवा जाएंगे, कलेतवा, 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 ये दूरी है 60.8 किलोमीटर। और फिर कलेतवा से हम सीधे मिजोरम पहुंच जाएंगे। जगह का क्या नाम था, मैं नाम थोड़ा भूल रहा है, जोरिनपुई नाम था, जोरिनपुई। कलेतवा से आप जोरिनपुई चले जाएंगे, मिजोरम में जो पड़ेगा आपका जोरिनपुई। ये दूरी जो है ZORINPUI, जोरिनपुई, ये दूरी जो आपकी पड़ती है वो 42.8 किलोमीटर, नहीं 2 किलोमीटर, 61 और 39.2 किलोमीटर पड़ता है। 1 मिनट रुक जाइए, 49.2 किलोमीटर लिखिएगा, 49.2 किलोमीटर ये पड़ता है। 60.8 किलोमीटर ये, 49.2 किलोमीटर ये, तो हो गया आपका 110 किलोमीटर, 158 ये तो 268 किलोमीटर, और 539 ये तो 768, 798, 9, 807। टोटल दूरी कितनी हुई? 807 किलोमीटर, 807 किलोमीटर। अब आप पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट में। पहले दूरी कितनी थी? 1800 किलोमीटर। एक ट्रक से आप सामान ले जाते थे, यहाँ पर जहाज से ले जाया करेंगे, 1000 ट्रक का सामान जहाज से आपका चला जाएगा एक बार में। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन चीन जानता था कि यदि ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो फिर नॉर्थ ईस्ट से अच्छी कनेक्टिविटी भारत की बन जाएगी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम काट के भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आराम से सैन्य सहायता भी पहुंचा देगा जंग के समय में भी भारत। इसलिए चीन समर्थित यहां पर आराकान आर्मी है। आराकान पर्वत यहां पर है, इस क्षेत्र में आराकान पर्वत है, और आराकान पर्वत के आसपास आराकान आर्मी है। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान,
आराकान आर्मी एक आतंकवादी संगठन की तरह से काम करता है। म्यांमार की फौज भी इससे त्रस्त रहती है, लेकिन ये एकदम आर्मी की तरह, इनकी पूरी हायरार्की भी है, सब चीज़ एकदम आर्मी की तरह इनका रहता है और पूरी फंडिंग करता है चीन इन्हें। तो आराकान आर्मी इस प्रोजेक्ट को कामयाब नहीं होने रहा। कलेतवा से मिजोरम तक के लिए जो रोड का प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से 98% करीब कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये जो पलेटवा तक के लिए जो रिवर के ऊपर से जो गुजरना है, हमें चैनल जो बनाना है, ये काम नहीं हो पा रहा है आराकान आर्मी की वजह से। आराकान आर्मी यही हमारे लिए समस्या है। तो भारत को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान में तो विरोधी स्वर उठ रहे हैं, हमेशा से उठते आए हैं। वो आज़ाद देश की मांग भी करते हैं, वहाँ के लोग बड़े त्रस्त रहते हैं पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान है पूरा, आपका पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है, और ये आपका ईरान है। जगह नहीं था बोर्ड में तो छोटा सा बना दिए हैं, ईरान बड़ा है थोड़ा सा। तो बलूचिस्तान में जनता वहाँ की त्रस्त है, आज़ाद देश की मांग करती है, और यहाँ से बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चीन का जो है कि CPEC चल रहा है, CPEC सड़क बनाया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही आराकान आर्मी को फंडिंग कर रहे हैं, भारत को ही बलूचिस्तान के लोगों को फंडिंग करना चाहिए, उन्हें हथियार भेजना चाहिए। हमने 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी को सब हथियार सप्लाई करके, उनकी मदद करके, सेना उनकी सहायता में भेज के नए देश का निर्माण करवा दिया, पूरा अलग कर दिया पाकिस्तान से। तो क्या ये संभव नहीं है हम बलूचिस्तान को भी जो है कि भेज सकते हैं सहायता? अगर यदि हमने ऐसा किया तो जो CPEC प्रोजेक्ट है चीन का, वो कामयाब नहीं हो सकता, पूरा ध्वस्त कर देंगे ये। और हमें बहाना भी मिलेगा कि भैया हम जो है कि यहाँ पर पीड़ित है, बलूच लोग पीड़ित हैं, उनकी हम मदद कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप भी तो हमारे साथ यहाँ पर आराकान आर्मी को फंडिंग कर रहे हो, वो हमारा प्रोजेक्ट सफल नहीं होने दे रही है, तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, क्या गलत? और दूसरी बात, और एक तरह से हम सहायता कर सकते हैं बलूचिस्तान की। यहाँ पर जो है कि चाबहार पोर्ट जो है ईरान का, चाबहार पोर्ट, इसका एक्सेस भारत को मिला हुआ है, चाबहार पोर्ट का। यहाँ से हम बम गोला सब दाग सकते हैं बलूचिस्तान, कभी भी ऐसा जंग का माहौल अगर आया तो, और आराम से हथियार भी सब पहुँचा सकते हैं। चाबहार पोर्ट का जो एक टर्मिनल है, शाहीन बहिश्ती टर्मिनल, इससे कुछ नाम है, शाह बहिश्ती टर्मिनल। कई टर्मिनल होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर कई प्लेटफॉर्म होते हैं, वैसे पोर्ट में एक पोर्ट बड़का होता है बंदर का, तो वहाँ पर कई टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वो एक टर्मिनल मिला हुआ है, तो वहाँ से जो है कि हम अपना सब संचालन देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये जवाब होगा आराकान आर्मी वाले इनके हथकंडे का, चीन के। तो यहाँ पर चीन उलझा रहेगा थोड़े समय के लिए, हम इधर अपना प्रोजेक्ट भी पूरा कर देंगे। आर्मी अपना ले जाकर हम आराकान आर्मी पर भी आक्रमण कर सकते हैं, म्यांमार के फौज के साथ मिलकर। म्यांमार की फौज भी त्रस्त है, तो म्यांमार के साथ मिलकर हम जो है कि आराकान आर्मी को भी वहाँ से हटा सकते हैं। जब चीन यहाँ उलझ जाएगा तो उसका फायदा, मौका देख के म्यांमार फौज से कहेंगे कि आप, मौका सही है, चीन यहाँ उलझा हुआ है, आराकान आर्मी को भगा दो। तो ये एक काम भारत कर सकता है, और अपनी कनेक्टिविटी अच्छी यहाँ से बना सकता है, बढ़ा सकता है, कर सकता है, सब चीज़ें हो सकती हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री देख लें तो 1971 में तो बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, आज़ादी मिली। तो उस समय लोकतंत्र पंथ निरपेक्ष देश के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने, फिर राष्ट्रपति हुए, और जो है कि एक सेक्युलर देश के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को मिली, लेकिन वहाँ के लोगों को लगा, जनता भावुक होती है, बड़ी भावनात्मक होती है, लगा कि हमारा सोनार बांग्ला अब अच्छे दिन जो है कि आने वाले हैं। ये नहीं जानते थे कि रातों रात ना अच्छे दिन आते हैं, ना जो है कि गरीबी दूर होती है रातों रात, लंबा समय लगता है।
भारत ने तो हर प्रकार से मदद किया, गेहूं चावल से लेके सड़क, एयरपोर्ट, सब चीज़ बनवाया, पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप किया। लेकिन वहाँ पे एक पार्टी, इनकी तो अवामी लीग थी, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग। बांग्लादेश के लिबरेशन पर हम कभी डिटेल लेक्चर लेंगे तब बताएंगे बढ़िया से आपको। तो अवामी लीग इनकी पार्टी थी और इनके विरोध में जमायत इस्लामी, हिंदी में लिख देते हैं जमायत इस्लामी, पाकिस्तानी विचारधारा वाली पार्टी थी जमायत इस्लामी। इन पर आरोप लगा था वार क्राइम का भी। 1971 की जंग में आरोप लगा था कि पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर इन्होंने भी वो ज्यादतियाँ की हैं बांग्लादेश के लोगों के साथ। हम नाम नहीं लेंगे, आप सब जानते हैं क्या क्या हुआ था, कहेंगे नहीं अपने मुख से हम। तो जमायत इस्लामी कहता था कि बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, दोनों इस्लामिक देश हैं, दोनों को इस आधार पर एक ही रहना चाहिए था। और हर बात में भारत का विरोध करता था। भारत गेहूं भेजता था तो कहता था कि बेकार गेहूं भेज रहा है, 2 नंबर का जो है कि सड़ा हुआ, जो है कि सड़क बनवाता था तो सब बेकार सड़क बनवा रहा है, साल भर में टूट जाएगा। हर बात में विरोध, भारत से हम क्यों मदद ले रहे हैं, मतलब बर्बाद हो जाएंगे पर भारत से मदद नहीं लेंगे। पाकिस्तान ऐसे ही है। पाकिस्तान का आपको पता है, वहाँ के लोग चाय पीते हैं लेकिन वहाँ पर चाय होती नहीं है पाकिस्तान में, तो वो चाय केन्या से मंगवाते हैं। भारत कहता है भाई हमारे यहाँ चाय हो रहा है, ले लो आराम से पियो, केन्या से उतना महंगा चाय मंगवा रहे हो। कहता नहीं, आपके वहाँ वो ब्रांड नहीं होता। कौन सा ब्रांड पीते हो? वो ब्रांड बस केन्या में होता है, आप नहीं समझोगे, बताइए, हम नहीं समझेंगे कौन ब्रांड होता है। मतलब ये बर्बाद भले हो जाए पर शौक नवाबी होना चाहिए। तो केन्या से चाय मंगवा, तो यही ऐसी ही इनकी स्थिति है, जो है कि जमायत इस्लामी, वही पाकिस्तानी विचारधारा वाली पार्टी, हमेशा विरोध करती रही। धीरे धीरे सरकार में भ्रष्टाचार भी फैलने लगा, जो है कि जनता की गरीबी भी दूर नहीं हो रही थी, जनता में असंतोष बढ़ने लगा और जमायत इस्लामी विरोध भड़काने लगा। 1975 आते आते शेख मुजीबुर रहमान को लगा कि हमारे खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है हमें हटाने के लिए, तो उन्होंने 25 जनवरी को इमरजेंसी अनाउंस कर दी। 5 साल के लिए अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया अगले, और 1 पार्टी सिस्टम ला दिया। और षड्यंत्र हो भी रहा था। CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, अब कह रहे हैं हम, CIA वही था सर, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अमेरिका की एजेंसी। तो CIA का षड्यंत्र था, अमेरिका की एजेंसी थी कि बांग्लादेश में जो है कि सरकार बदला जाए, और उसका पुख्ता प्रमाण भी आगे तो देखने को मिल ही गया, कितना भी छुपाया उन्होंने फिर भी। आज के दिन भी नासिर चौधरी, जो लेफ्टिनेंट कर्नल नासिर चौधरी, जो बांग्लादेश आर्मी में था, जिसने जो उस हत्याकांड में शामिल था, शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मारा, 5 अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। उसमें से नासिर चौधरी जो है US में बैठा हुआ है आराम से क्षण लिए हुए, US उसको हवाले नहीं किया अब तक, क्योंकि वो CIA का बहुत करीबी था। तो सब जग जाहिर है। तो इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। अब और मौका मिल गया, जैसा चाह रहे थे वैसा ही हुआ। जमायत इस्लामी को और मौका मिल गया कि लोकतंत्र के आधार पर इस राष्ट्र का निर्माण किया था ना, उनको वोट दे के जितवाया था, इनके लिए पूरा बवाल कर दिया, अलग देश का निर्माण कर दिया। अब यही देखो इमरजेंसी इम्पोज कर दी, जनता भी भड़क गई। और सही मौके का फ़ायदा उठा के 15 अगस्त के दिन भारत को आज़ादी मिली। उसी दिन पता ना क्या इनका ऐसा षड्यंत्र हमेशा रहता है कि जिस दिन भारत में कुछ खास रहता है उसी दिन इनको सब कांड करना है। 15 अगस्त के दिन इनके पूरे परिवार को जो है कि, नहीं बोलेंगे हम आगे, और वही काम फिर किया। 5 अगस्त हमारे लिए खास दिन आया, 5 अगस्त को ही आप जानते हैं कि धारा 370 हटा था कश्मीर से। 5 अगस्त को ही राम मंदिर के जो है कि राम मंदिर का जो है कि भूमि पूजन हुआ था, काम शुरू हुआ था। और उसी दिन 5 अगस्त को ही वहाँ पर इन्होंने तख्ता पलट कर दिया, शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ा आके। तो इनकी पूर्व योजना रहती है ऐसी। तो 15 अगस्त को जो है कि जाकर 17 लोगों को, परिवार के छोटे बच्चे, 4 साल का बच्चा भी था, उसको भी नहीं छोड़ा। और उसके बाद जो है कि फिर सैन्य
शासन बांग्लादेश में आ गया, इस्लामी शासन आ गया और इन्होंने संविधान से पंथ निरपेक्षता को हटा दिया, धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लिया, वहां पर ऐड कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कुरान की पहली आयत है। उसको जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने हटाया था, पर वो इस्लामिक राज्य है बांग्लादेश, इसको नहीं हटवा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हटा दिया। तो फिर जब 1975 में जब इनकी सरकार आई तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब जनता को पूरी तरह से भड़का रहे हैं कि अब जनता पूरी तरह से दुश्मन बन जाए भारत की। ऐसा कि भारत हमें गंगा नदी का पानी नहीं देना चाहता, मगर वो ना दे तो भी हमें कोई फिक्र नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बांग्लादेश रेगिस्तान बन जाएगा, तब भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि इस्लाम तो पैदा ही रेगिस्तान में हुआ था। अब देखिए मतलब कितनी मूर्खों वाली बात है। जिस दिन रेगिस्तान बन गया बांग्लादेश, उस दिन पूरा भूगोल ही गलत सिद्ध हो जाएगा। भूगोल कहता है कि पूरब में वर्षा बढ़ सकती है और पश्चिम में जाकर घटती है, तो कैसे फिर वो रेगिस्तान बन जाएगा। लेकिन ये बात आम जनता को नहीं पता है, इसलिए आम जनता की मूर्खता का, अज्ञानता का फायदा उठाते हैं ये लोग। इसलिए प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है। भले ही आप परीक्षा के लिए ना पढ़ें, आप किसी नौकरी के लिए ना पढ़ें, आप ज्ञान के लिए पढ़ें, ताकि आपको कोई मूर्ख ना बना सके इसे कि रेगिस्तान भी बन गया तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि पैदा ही रेगिस्तान में हुआ था इस्लाम। हो ही नहीं सकता, भूगोल गलत हो जाएगा। पूरब में वर्षा बढ़ता है, पश्चिम में घटता है। खैर, फिर समय आया 1991 में, फिर लोकतांत्रिक सरकार आई। दो पार्टियां अस्तित्व में, आवामी लीग और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ 1991 में जमायत इस्लामी ने गठबंधन कर लिया, बीएनपी, और एक बगल था आवामी लीग। 1996 में शेख हसीना प्रधानमंत्री यहाँ की बनी। 2001 में फिर बीएनपी का शासन आया, खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया बनती हैं, उनकी सरकार बनती है, और वो भारत को एक भी सुविधा नहीं देती हैं, एक भी फेवर में भारत के डिसीजन नहीं लेती हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों को शरण देती हैं और कहने पर साफ इनकार कर देती कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वही जब शेख हसीना आती हैं 2008 में, तो उल्फा जो उग्रवादी संगठन था उसको पूरी तरह से बैन कर देती हैं। तो 2008 से 2024 तक जब इनकी सरकार रही, सारे विवाद चुटकियों में हल हो गए। एक विवाद बाउंड्री का था। आप जानते हैं कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर जो लगता है 4000 किलोमीटर, सबसे लंबा बॉर्डर लगता है भारत से, उसमें 800 किलोमीटर बॉर्डर की आज भी फेंसिंग नहीं हुई है, तारबंदी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे कई घर हैं जिनका बाथरूम भारत में है तो किचन बांग्लादेश में है। ऐसे कई गांव थे बांग्लादेश के, कई गांव जो हैं तो बांग्लादेश के पर भारत की सीमा में हैं। ऐसे भारत के कई गांव थे जो हैं तो भारत के पर वो हैं बांग्लादेश की सीमा में। तो ये बड़ा ही पेचीदा मामला था, पर 2015 में इसे भी सॉल्व कर दिया गया। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच, जिसके तहत 51 गांवों को बांग्लादेश ने भारत को सुपुर्द किया और 111 गांवों को भारत ने बांग्लादेश को सुपुर्द किया, और ये जो है कि मामला सलटा। जब शेख हसीना की सरकार आई तो भारत ने पूरी तरह से मदद किया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। इतना मदद दिया भारत ने कि पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बन गया बांग्लादेश, क्योंकि श्रम सस्ता है वहाँ पर, भारत में भी है। तो कोई भी अगर कंपनी बाहर से आती है तो वो देखती है श्रम सस्ता है तो वहाँ पर जाती। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब, टेक्सटाइल हब बन गया बांग्लादेश। $3 बिलियन की सहायता भारत ने प्रदान की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो 16 सालों तक जब ये स्थिर सरकार चली तो ऐसा आलम हुआ कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से भी आगे निकल गई। अब ये हजम कुछ लोगों को नहीं हो रहा था। षड्यंत्र रचा, हाथ सीधे अमेरिका का था। उस समय भी अमेरिका का था जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की थी, CIA की सीधे।
उसी का षड्यंत्र था। और इस समय भी अमेरिका का ही षड्यंत्र था, बाइडेन का ही। क्योंकि आप देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी अभी गए थे अमेरिका, तो ट्रंप ने क्या कहा कि हम बांग्लादेश को मोदी के हवाले करते हैं, मोदी के हाथों में छोड़ते हैं। आप उसी वस्तु को दे सकते हैं जो वस्तु आपके पास है। कह रहे हैं कि मोदी के हाथों छोड़ते हैं, इसका मतलब वो पहले आपके हाथों में थी, अब आप उसे छोड़ रहे हैं। सब उन्होंने ही करवाया, जग जाहिर है, इसे कितना भी छिपा लें। हाँ देखिएगा, बीच में वीडियो रुक गया था क्योंकि मोबाइल की बैटरी 2% हो गई थी और उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। फिर हमने चार्ज किया और अब कंक्लूड कर देते हैं। पता ना बीच में हमने क्या क्या बातें कही थी जो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, वो हमें याद भी नहीं। कंक्लूड कर देते हैं। उससे पहले एक बात आपको बता दें, हमने वो कालादान प्रोजेक्ट की जो बात की थी, जिससे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी हमारी अच्छी हो गई, मिजोरम तक हम पहुंच गए आराम से। यदि इतना हो जाता है, आराकान आर्मी को हम देख लेते हैं, इतना यदि हो जाता है तो फिर हमारा मिजोरम से भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, IMT जिसको बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके थ्रू इंडिया को म्यांमार थाईलैंड से कनेक्ट किया जा रहा है हाईवे के थ्रू। अब यहाँ से हम मिजोरम पहुँच जाएंगे, इस कालादान प्रोजेक्ट से आराम से कनेक्टिविटी हमारी होगी, और यहाँ से फिर हम थाईलैंड तक पहुँच जाएंगे। इससे होगा क्या कि एक तो आराम से हम बाई लैंड भी व्यापार कर सकते हैं, थाईलैंड तक पहुँच जाएंगे, कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी। दूसरा, ये जो आपका साउथ चाइना सी दिख रहा है, जो चीन से ऊपर से, यहाँ से चीन जो है कि इधर से आकर बाकी के देशों में जाता है, अपने व्यापार करता है, जैसे श्रीलंका पहुँच गया, बाकी के इधर देशों में पहुँच गया। तो ये साउथ चाइना सी में वर्चस्व चीन का बहुत अधिक है। तो हम चाइना के प्रत्येक मूवमेंट पर दृष्टि रख सकते हैं, देख सकते हैं, उसको नज़र रख सकते हैं। यदि हम थाईलैंड तक पहुंच गए इस रास्ते से, IMT जो है ट्राइलेटरल हाईवे, तो इसके थ्रू हम साउथ चाइना सी पर पूरी तरह से नज़र रख सकते हैं, चीन के हर एक मूवमेंट पर। तो चीन का प्रभाव इस समुद्र में कम कर सकते हैं इस माध्यम से। ये एक बात आप ध्यान रखिएगा, IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक। ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये कामयाब तभी होगा जब आराकान आर्मी से निपटेंगे हम। उसके लिए इधर बलूचिस्तान को सपोर्ट, मेन यहाँ पर आपका क्या भूमिका निभाएगा, चाबहार पोर्ट, ये सब आपको बता चुके हैं। कंक्लूड करते हैं, अभी भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए। आज जो गंगा नदी समझौते पर जो बात है उसको खारिज कर देना चाहिए सिरे से। अब इक्को नहीं देंगे पानी तुमको, 4% जो तुम्हारा है प्रवाह वही लेकर संतोष में रहो, संतोष करो। और जो है तीस्ता नदी का भी हमें ऐसा ही कर देना चाहिए, जो 14% उनका है उसी को लेकर संतोष करें, और हम अपना जितना हमारा हिस्सा है उतना हम यूज करें। हमने वैसा तब किया था जब हमारा मित्र सरकार वहाँ पर हमारी थी। अब तुम भारत विरोधी इतने काम करोगे और हम तुमको पानी देंगे नदी का, और 2 दिन के अंदर जो है कि घुटने पर आ जाएंगे, क्योंकि 30 साल से इनको आदत पड़ गया गंगा नदी के पानी का। अब वो यदि न मिले तो उनका क्या हालत होगा, ये भी अच्छे से समझते हैं। और फिर भी पता ना हमें कितना मूर्ख समझते हैं कि सारे काम हमारे विरोध में कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान से मित्रता बढ़ा रहे हैं। और यदि ज़्यादा कुछ कहेंगे तो हम याद दिलाएंगे ना कि 75-76 में क्या कहा था कि भारत हमें गंगा नदी का पानी नहीं देना चाहता। यदि न दे तो भी कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश रेगिस्तान बन जाएगा। रेगिस्तान बन जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस्लाम तो पैदा ही रेगिस्तान में हुआ था। तो फिर क्या अब मांगने आ रहे हो। तो ऐसा स्टैंड भारत का होना चाहिए, 2 दिन के अंदर जो है कि ये झुक जाएगा नीचे। जैसे मालदीव्स क्या बन रहा था, जैसे ही मोदी जी ने स्टैंड लिया तुरंत माफीनामा आने लगा। तो वैसा ही करना चाहिए हमें बांग्लादेश के भी खिलाफ। ये सब बातें रहीं, कहने को और बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन समय को भी ध्यान में रखना है। आगे हम इंडिया चाइना रिलेशंस को देखेंगे। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु भारत संस्कृति, जय श्री राम।